नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज अपने टॉपिक वाइज, जैसा कि आपको रोज टेलीग्राम पर टॉपिक मिलेगा और उसके बाद में अगले दिन उसका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट आपको अटेंड करना है, जिससे पता लगे। देखो, पढ़ा हुआ सब है, आपके सिर्फ रिवीजन करना है। तो आज हमने जो टॉपिक दिए थे, हम 10 मॉडल पेपर इस प्रकार से करेंगे। पहला मॉडल पेपर है आज, टॉपिक टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। चलिए, पहला ही प्रश्न, हम ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यमक अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो पहला है कि यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। दूसरा है बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न होई। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। और हंसने लगे तब हरि आह पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। देखिए, पहले ही पूर्णेंदु सा आया तो यहां पे उपमा अलंकार आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। और बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु, गुण का अर्थ जो है वो आप जानते हैं, पानी की बूंद तो है ही, साथ में गुण, सॉरी 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 सॉरी, हां, गुण का मतलब एक तो क्या है, रस्सी, और दूसरा क्या है, गुण। अगर रस्सी नहीं होगा तो आप पानी नहीं प्राप्त कर सके, और गुण नहीं होगा तो राजा से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते, आपको यश या समृद्धि या तारीफें वगैरह नहीं मिलेगी। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। कंफ्यूजन होगा यहां पर और यहां पर। पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, ऐसी कंडीशन पे आपको अगर सबंग यमक याद आएगा तो पर्दे और पर्दे अच्छे से याद आ जाएगा, यमक अलंकार। यह उदाहरण पहले आ चुका है, लेकिन देने का कारण था कि देखते हैं अभी भी कुछ बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस याद रहते हैं या नहीं है। रेल का विकट खेल नामक, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता आप सबने उत्तर दे दिया होगा, बालकृष्ण भट्ट हैं। और आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जो कि 1000 से ज्यादा निबंध लिखने वाले लेखकों में हैं, मतलब 1000 से ज्यादा निबंध लिखे हैं ऐसा माना जाता है बालकृष्ण भट्ट। किस विकल्प के सभी शब्दकोश क्रमानुसार लिखे गए हैं? तो यहां पर ये अभी लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे आपको ध्यान से देखना है। अब एक तो आपको याद है वो है, और दूसरा आप देखोगे सबसे पहले है कवि। हम कवि लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं चित्रकार। क्या लिखते हैं? चित्रकार। उसके बाद में हम लिखते हैं, तो कवि तो सब में ही है। अब लिखते हैं हम ज्योतिषी। क्या लिखते हैं? ज्योतिषी। फिर हम लिखते हैं ज्ञानी। फिर हम लिखते हैं ज्ञानी। कवि को जब तोड़ेंगे तो क धन अ धन व धन ई, ये आपके कवि बन गया। लेकिन ये तो 1 नंबर पे पहले से आ ही चुका है। चित्रकार तोड़ते हैं तो च, चित्रकार, च धन ई धन त धन र धन, तो ये हो गया ची त र अ, चित्र क अ, या आ होगा चित्रकार। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क के बाद तो च ही आना है। तो यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, कवि चित्रकार कवि चित्रकार। अब ज्योतिषी और ज्ञानी में ही खेल है सारा। ज्योतिषी तोड़ोगे तो ज धन, य धन, ओ धन, उसके बाद ये होगा जो, त धन, ई धन, श धन और ई। ठीक है, ज्योतिषी। और ज्ञानी तोड़ोगे तो ज धन, य धन, आ ज्ञा, न धन, ई, यह है ज्ञानी। अब इसमें देखो, ज से ज कट गया। अब य और य, पहले क्या आएगा? ज्ञानी, और फिर क्या आएगा? ज्योति, क्योंकि च वर्ग का है ये और यह है अंतस्थ है, तो पहले आएगा आपके ज्ञानी और उसके बाद में आएगा ज्योतिषी। तो उत्तर नंबर 3 होगा। आपको किसी भी प्रश्न में ऐसा डाउट नजर आए कि नहीं सर इसमें तो 100% ये नहीं है, आप बाद में कमेंट जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा के ने हिंदी साहित्य के आदि काल, जिसे प्रारंभिक काल कहा जाता है, को किस नाम से संबोधित किया है? तो राम कुमार वर्मा जहां आएगा वहां संधि काल और चारण काल दो जरूर आएंगे, और इसका उत्तर हो जाएगा संधि काल चारण काल। यहां प्रारंभिक और संधि में उलझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप जानते हैं प्रारंभिक जो है वो है मिश्र बंधु का। किसका है? मिश्र बंधु का। वहीं आप जानते हैं सिद्ध सामंत जो है वो है राहुल साक्रात्यायन का। किसका है? राहुल साक्रात्यायन का है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 5 नंबर, सालती है नटसालसी खूबी खूबी जिय माही। एक प्रश्न है, सालती है नटसालसी खूबी खूबी जी, इसमें ये जो खूबी खूबी जिय माही, इस दोहे का वर्णित भाव क्या है? इस दोहे के माध्यम से कहना क्या चाह रहा है? तो इस दोहे के माध्यम से कहा जा रहा है कि नायक की नायिका से मिलने की जो उत्कंठा है, कि वो मतलब हृदय में खुब गई है, चुभ गई है ना, कोई गहरी बैठ जाती है हृदय में खूबी। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने उसका उत्तर बहुत अच्छे से दे दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लुंठित प्रकंपित र है, और वर्ष्य जो है न, स, ज, र, ल, ये वर्ष्य हैं। ऊष्म ये हैं। अली जीवा ता नहीं है, अली जीवा में आता है ह। क्या आएगा अली जीवा में? ह। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विकल्प में वर्ण की ध्वन्यात्मक विशेषताएं पूर्णतः असंगत है? आराम से उत्तर दो और देखो, घ, ज, ठ, फ। सबसे पहले मेरा ऐसा मानना होता है, जैसे घ लिखा आपने, घ लिखा, उसके बाद आपने लिख लिया ज, उसके बाद आपने लिख लिया ठ, और ये लिख लिया फ। तो क, ख, ग, घ चौथा है, च, छ, ज तीसरा है, ट, ठ दूसरा है, प, फ दूसरा है। तो पहली बात, घ सगोस है क्या? तो घ सगोस हो सकता है। और द्वितीय ऊष्म महाप्राण है, महाप्राण भी हो सकता है, कंठे भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। ज जो है तीसरा है, सगोस भी है, और पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। और ज तालव्य, ईचु यसानाम तालु, तो ये भी सत्य नजर आ रहा है। फिर है ठ, अघोष। क्या? अच्छा, अघोष क्यों? यूं उत्तर मिल गया, देखो ये रहा सगोस। प और फ दूसरा होता है, दूसरा कभी सगोस नहीं हो सकता। द्वितीय ऊष्म महाप्राण होता है, और पहला दूसरा जो है वो कभी भी सगोस नहीं होगा, वो अघोष ही होगा। तो यहां पे 4 नंबर, 7 में 4 नंबर बिल्कुल गलत है। बाकी ठ जो है दूसरा है, अघोष है, द्वितीय ऊष्म महाप्राण है, और मूर्धन्य का मूर्धन्य है। ऐसे प्रश्नों को आराम से निकालना है। नायिका के प्रिय से बिछुड़ने के दुख और नेहर से मिलने का सुख दोनों एक साथ होने के कारण उसकी स्थिति किसके समान बताई गई है? और आप सबको पता है उसकी स्थिति दुर्योधन के समान बताई गई है। यह आपका रिवीजन टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट प्रश्न आते हैं तो प्रश्न बहुत सरल है। मतलब कई बार बच्चों के दिमाग में होता है ये तो मुझे आते नहीं है, ये प्रैक्टिस है। गलत कितने करके आते हो आप? 15 से 20 क्वेश्चन 150 में से, बस वहीं पर बाजी पलट जाती है। तो भले ही आपको सरल नजर आए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे, नए मौलिक प्रश्न भी बनेंगे, और आपको कुछ स्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे, जैसा कि अभी हम देखेंगे। आगे आइए, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इन नाटकों और रचनाकारों को सुमेलित करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप, डॉक्टर है, अंधा कुआं है, सारदिया है, और आधे अधूरे हैं। अब आधे अधूरे नाटक मेरे हिसाब से मोहन राकेश का भी। आपको क्या लग रहा है? विष्णु प्रभाकर का तो नहीं लग रहा? सोच के देखिए, एकदम अच्छे से उत्तर देना है। देखो, नाटक की हालांकि कुछ थ्योरी भी है, लेकिन वो यहां पर नहीं, वो अपन नाटक विधा लेंगे जब एमसीक्यू करवाएंगे यूट्यूब पे, जो अपनी कहानियां हो चुकी उपन्यास के बाद, तब हम लेंगे। तब तक आपको इसका उत्तर बताना है। बताओ, देखिए, तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का नहीं लग रहा क्या आपको? अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं लग रहा क्या? सारदिया जगदीश चंद्र का नहीं लग रहा क्या? और आधे अधूरे जो है मोहन राकेश का नहीं लग रहा क्या? अब देखिए, मैंने आपको आधे अधूरे सीधा मोहन राकेश बोला, और यहां देखा जाए तो एक ही था मोहन राकेश। तो आराम से ऐसे उत्तर निकाले जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर समूह के उच्चारण के समय जीवा मुख रंध्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है? मैं बार बार ऐसा प्रश्न बोलता हूं, तो मैं कहता हूं ये वास्तव में बहुत मतलब थोड़ा सा कठिन प्रश्नों में आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज जहां आ जाती है ना, वहां दिक्कत आ जाती है। देखो, फिर आपको अभी थोड़े दिन पहले मैंने वर्ण की क्लास ली थी, तब मैंने बताया था, है ना, बताया था ना आपको, कि 1, 2, 3 और 4 ये होता है विवृत, ये होता है विवृत, ये होता है अर्ध विवृत, ये होता है अर्ध संवृत, और ये होता है संवृत। तो जीव सबसे ऊपर कौन सा? संवृत। ये लो संवृत, ई ई ओ ओ, ये है सरल तरीका, ये है संवृत स्वर। अप्रमेय, अप्रमेय का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची आरपीएससी का पैटर्न बताने के लिए अभी ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है
कि अब वो ये पूछ रहे हैं कि अप्रमेय का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या है, और अप्रमेय का उपयुक्त पर्यायवाची क्या हो सकता है? अगणनीय। क्या होगा? अगणनीय। नेक्स्ट, लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 12 कि श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, देश दशा, तो कौन सा नहीं है? तो देखो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर और मोहिनी दोनों साथ साथ गए थे। तप्ता 83 में तप्तो गणो हो, 83 में तप्ता था, है ना, मारवाड़ी हिंदी मिक्स कर दूं। संयोगिता 86, संयोगिता स्वयंवर 86 में है। ठीक है। ये जो देश दशा है ये है आपके गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी। अगर ये आपको आता है प्रश्न, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका रिवीजन अच्छा है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, बीसलदेव रासो के विषय में असंगत बताइए। मोतीलाल मेनारिया इसे गेय काव्य कहते हैं, इसमें संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। यह रचना नारी गरिमा की स्थापना करती है, इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप मानी जाती है। यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहां ये इन्होंने कहा ये गेय काव्य मानते हैं मोतीलाल मेनारिया, तो यहां पे ये बिल्कुल गलत है और असंगत है। मोतीलाल मेनारिया इसे गेय काव्य नहीं मानते, बल्कि बीसलदेव रासो के बारे में आपको अगर महत्वपूर्ण चीजें है ना, वो बहुत जरूरी है जाननी। जैसे बीसलदेव रासो के बारे में सबसे पहला है 1212 विक्रम संवत, एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसमें 128 छंद हैं। क्या आपको पता है इस चीज का? 128 छंदों की रचना है बीसलदेव रासो। तीसरी चीज है, अगर हम इस पे विशेष बात करें, ये मुक्तक काव्य है। ये क्या है? मुक्तक काव्य है। और आप जानते हैं कि 12 मासा वर्णन जो है, 12 मासा वर्णन भी जो है वो यहीं से शुरू हुआ है। और किस महीने से? ये भी ध्यान रखना, आश्विन महीने से स्टार्ट हुआ है। कहीं अषाढ़ तो नहीं है? आश्विनी है या कह दो नहीं सर ये तो अषाढ़ से शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो एक पॉइंट और है मुझे याद है, वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, और वो पॉइंट ये है कि विरह का स्वाभाविक चित्रण है। ध्यान रखें इस चीज को कि यहां पे विरह का काल्पनिक चित्रण नहीं है। रासों है मगर विरह का काल्पनिक चित्रण नहीं है, विरह का स्वाभाविक चित्रण ही है। ये छोटी सी बात आपके बहुत काम आ सकती है। क्लियर है? और एक प्रश्न, एक पॉइंट और भी है कि इसे स्त्री रसायन भी कहा जा सकता है, जैसा कि यहां आया नारी गरिमा की स्थापना की है। तो कुछ एक पॉइंट है वो जरूर ध्यान रखें। अगला है, कुत्सित शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? या तो पूछा जाएगा पर्यायवाची नहीं है, या पूछा जाएगा पर्यायवाची है। कुत्सित का सही पर्यायवाची है निंदे। क्या है? निंदे। नेक्स्ट, आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत बताना है। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में आपको असंगत बताना है कि कौन सा एक गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 15 नंबर, नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है? मिलता होगा। इस साहित्य में नीति साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है, इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण है। राहुल साकृत्य ने नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। ये क्या राहुल साकृत्य ने ऐसा कर सकते हैं? मेरी दृष्टि में नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर होना चाहिए 4। अपने एमसीक्यू 7100 में भी क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं है कि हम केवल 7100 वाले से प्रश्न बनाएंगे और आप लोगों का टाइम वेस्ट कर, नहीं, इसमें कुछ अच्छे प्रश्न मिलेंगे इस पेपर में, कुछ नए मौलिक प्रश्न मिलेंगे, अभी जो लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम संख्या बल ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा नहीं, तार्किक और सही क्वेश्चन होने चाहिए जिससे बढ़िया रिविजन हो। और हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़े हुए के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कीने हूं कोटिक जतन, मिली पानी में कोलून, क्योंकि भाई इस प्रकार का एक दोहा है आप जानते हैं, जिसमें कीने हूं कोटिक जतन, मिले पानी में कोलून। प्रस्तुत दोहे में भाव क्या है? सूर्य के चमकने का वर्णन, नायक नायिका के प्रेमालाप का चित्रण, नायक नायिका के भेद का चित्रण, या मन से मोहन का लावण्य रूप किसी भी रूप से अलग नहीं हो सकता। यानी अगर देखा जाए तो अगर मैं इसे यूं कहूं कि प्रेम की एक निष्ठता, जैसे कोई मान लो उदाहरण बना दिया, या फिर अलौकिकता, ऐसा कोई है ना, अलौकिकता, या फिर मतलब ऐसा कोई ऐसा शब्द
कई बार एग्जाम में ढूंढ लाता है कि जिसमें यूं मतलब एकाकार होना, कि प्रेम में दोनों मिलकर एक हो गए हैं। जिस प्रकार पानी से नमक अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो है वो जैसे वो उदाहरण है ना सूरदास जी की, भाई कृष्ण हमारे मन से अलग नहीं किए जा सकते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी है ना, हारिल पक्षी मृत्यु के साथ ही छोड़ता है उस लकड़ी को, उसी प्रकार अब हम भी जो हैं वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। गुड़ चींटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटी गुड़ से चिपक जाती है, मरने के बाद ही छोड़ पाती है, वो स्थिति कौन सी होती है? एकाकार हो जाना, अलग नहीं किया जा सकता फिर से। तो यहां पे हम बात करेंगे 4 नंबर, राइट क्या होगा? 4 नंबर। आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत नजर आ रहा है? तो ऐसे प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, उन्हें आराम से पढ़ना, उसे एक एक मिनट एक्स्ट्रा देना है। यदि आदिकालीन सिद्धों नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों के काव्यांग काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन होगा। बिल्कुल सत्य बात है, कितनी अच्छी बात है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया होता था। तो वीर रस की रचनाएं हैं, उसमें डिंगल का होता था, इसमें कोई दो राय नहीं नजर आ रही मुझे। नख सिख वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, संदेश इत्यादि आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित है। नख सिख वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, संदेश आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंदों की विविधता, छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई देती है। बस यहीं पर मैं लगातार पिछले 5 सालों के पेपर देख चुका हूं। आरपीएससी कोई जो 4 अवधारणाएं होती है, उन अवधारणाओं में एक उदाहरणा में जो चीज होती है वहां नहीं डाल देगी, जहां नहीं होती है वहां होती है डाल देगी। बस यही आरपीएससी कर रही है और आप व्यर्थ में घबराते हो। नेक्स्ट, उत्तर अपभ्रंश, आविर्भाव, अंधकार, संक्रमण काल। तो यहां पे आप देखिए अंधकार काल है तो सी में 1 होगा। आपको कौन कौन से पता चल रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ देखें। और उत्तर अपभ्रंश मेरे हिसाब से उत्तर अपभ्रंश जो है वो होगा आपके डॉक्टर हरीश का, तो इसमें 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में आविर्भाव काल है तो वो तो शैलेश जेदी का ही है, तो 3 2 1 हो गया, पीछे बचा 4 है आपके हरिश्चंद्र वर्मा, है ना, राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा दोनों ने ज्यादा खा लिया इसलिए संक्रमण हो गया। तो यहां पे 3 2 1 4 3 2 1 4, क्या यही सही है या आपको गलती नजर आ रही है? आप बिल्कुल बता सकते हैं। परमाल रासों के बारे में कौन सा कथन आपको असंगत नजर आता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचयिता जगनिक है, श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित कर इसे नागरिक प्रचारणी सभा से काशी से प्रकाशित करवाया था। यह प्रश्न अपने आप में थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है क्या? अरे इसकी तो खास बात ही यही थी कि ये जो है ये वीर रस में था, मगर शैली कैसी थी? पिंगल। यही तो इसकी खास बात है। उदल की रसिकता का वर्णन है, वीर रस है, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। 1230 विक्रम संवत इसका समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 1230 इसका संवत, इसका समय दिया गया है। इसमें कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी? 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और परमाल रासो किसके लिए प्रसिद्ध है? गेता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से, हाँ तो उत्तर तो बताना ही था, उत्तर तो हो गया ना 1 नंबर कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में हल का सही प्रयोग किया गया है? विद्वान, शशांक, तथागत, तुच्छ। अब मैंने ये प्रश्न इसलिए डाला क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो देखते ही लगता है ये तो बहुत रद्दी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स बढ़ाने में काम आता है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो भी साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ बिल्कुल संदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में यह कथन आखिर किस विद्वान का हो सकता है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ देखिए किसका हो सकता है? तो जब ये कह रहे हैं कि भाई जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें से कुछ असंदिग्ध है, जो असंदिग्ध है वो तो अपभ्रंश में है, अवठ में है, और जो संदिग्ध है वो हिंदी में है। तो ये करके रामचंद्र शुक्ल ही कहना चाहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पूरा जाली का जाली है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन कवियों की रचनाएं आचार, रस, फागु, चरित आदि शैलियों मिलती है? साहब मिलती है, बिल्कुल मिलती है।
सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों दोहा कोश चर्यापद में उपलब्ध है। हाँ, ये भी ठीक है, दोहा कोश और चर्यापद। चर्यापद क्या होते हैं वो हम जानते हैं, वो अनुष्ठान गीत होते हैं। क्या होते हैं? अनुष्ठान गीत होते हैं। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। नाथ जो थे वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। बाप रे बाप, क्या नाथ सिद्धों के जो भोग प्रदान साधना है उसके पक्षधर थे क्या? बिल्कुल नहीं थे, वो तो उसके विरोधी थे। विरोधी नहीं होते तो फिर वो अलग ही क्यों होते? वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रासो काव्य से भिन्न है। बिल्कुल सही, वीर गाथा लिखित रासो और जैन रास दोनों अपने आप में अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की सूची में सही नहीं है। हाँ जी, तो कर्नल जेम्स टॉड, ग्रेयरसन, मिश्र बंधु, दशरथ शर्मा, कविराज, श्यामलदान, मथुरा प्रसाद दीक्षित, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फर्क क्या है आरपीएससी? पहले एक एक पूछ लेती थी कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, अब तीन तीन जोड़ा देती है और उसके बाद सूची सही नहीं है तो यहां पे एक आध नाम वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा डालने का प्रयास करेगी। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की सूची, तो सबसे पहले अगर आप प्रमाणिक मानने वालों की सूची की बात करते हैं तो आपको वो ट्रिक याद होनी चाहिए, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आपके कि कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अगर कोई व्यक्ति जाएगा, दशरथ से मिलने कहां जाएगा? तो अयोध्या गए, तब जॉर्ज ग्रेयरसन और मिश्र बंधु, जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा। अब अगर देख लो द्वारिका प्रसाद सक्सेना किसमें शामिल होता है, अगर वो होता है तो साथ में और करना, मथुरा में मिले, तो वो भी ऐड कर लेना है ना। अब बात करते हैं यहां पर सही आंसर की, तो यहां पर आप देखो कर्नल जेम्स टॉड, ग्रेयरसन, मिश्र बंधु, ये तो बिल्कुल सत्य नजर आ रहा है। दशरथ शर्मा, कविराज, श्यामलदान और डॉक्टर नगेंद्र, यहां आपको सही नजर आ रहा है या फिर त्रुटि नजर आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट है यहां आपको क्या नजर आ रहा है? मथुरा प्रसाद दीक्षित, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदरदास और मिश्र बंधु। कौन है जो व्यक्ति प्रमाणिक में शामिल नहीं है? दशरथ तो है, श्यामलदान आपको लगता है क्या कि शामिल है? श्याम सुंदरदास है मगर श्यामलदान शामिल नहीं है। तो 23 में उत्तर क्या होना चाहिए? 2। 23 में क्या उत्तर होना चाहिए? 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरहपा में मिलता है। सही लग रही है धारणा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमा मंडित भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। नगेंद्र के अनुसार आदिकाल आक्रमण एवं युद्धों के प्रभाव की मनस्थितियों का प्रतिफल है। आपको असंगत छांटना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं महिमा मंडित व्यक्ति भारत में दूसरा नहीं हुआ, तो यहां पे असंगतता क्या है? क्या यह गलत है या क्या मतलब कमी क्या नजर आ रही है? बताओ। देखें यहां असंगत, ये पूरा वाक्य नहीं नजर आ रहा, बाकी ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक विरोधों व्याघातों का युग है, नगेंद्र ने आदिकाल को आक्रमण युद्धों का प्रभाव का प्रतिफल माना है और आक्रोश की, ये तीनों सही है। लेकिन इसमें किसके बारे में कहा गया है वो भी नहीं है, ये कथन अधूरा है। और ये प्रश्न जब मैंने दिया था पहले तो डाउट आया था, मैं जानता हूं डाउट है कि यहां ये किसके बारे में है। ये शुक्ल का है, हो सकता है ना, शुक्ल का हो सकता है, किसी को लगता है कि शुक्ल का हो सकता है, ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में कथन ही अधूरा नजर आ रहा है। और इसमें असंगत कौन सा है? नेक्स्ट, अनुद्घाटित शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? अनुद्घाटित शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो अनुद्घाटित, देखो उद्घाटन तो प्रकट, प्रकाश, अलंकृत, लेकिन अप्रकट इसका सही पर्यायवाची होगा अप्रकट। गलत मत करना। पर्यायवाची विलोम शब्द ये रोज आपको टेस्ट में मैं दूंगा, इसी बहाने तुम 15 मिनट पढ़ लेना, मगर पढ़ लेना। इनमें से कौन सा कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, रिट उच्चारण मूर्धा। य और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
तो स्वरों के उच्चारण में तो सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये गलत है। तो यहां पे 4 नंबर ही गलत होगा। कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ प्रीवियस हैं। कीने हु कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनु और मोमन भोमन मोहन रूप मिनी पानी में को लोनु। इस दोहे में व्यक्त भाव क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, इस तरह का पूछ सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा शब्द आ सकता है जिसको आपको ध्यान में रखना, वो चीज आ गई यहां पर। और वो चीज यहां पर क्या हो सकती है? धैर्य, उल्हाना, वितृष्णा। यहां क्या है कि मिली पानी में को लोनु, यहां है असल में अनन्य प्रेम, ऐसा प्रेम जो दूसरा, जहां एकाकार की स्थिति आ गई है। स्नातक स्तर के प्रश्नों की अवधारणाओं में आरपीएस सिर्फ और सिर्फ शब्दों से खेलती है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों से खेलती है। इनमें से किस विकल्प में दिए गए परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जननी प्रसू अंबा, मेंढक दादुर मंडुक, जीवा रसना अक्षी, हस्त कर पानी। आपने देखा, आपको ये सही नजर आया, ये मेंढक के सही नजर आया, हाथ के, लेकिन यहां जीवा रसना के साथ क्या दे दी? अक्षी। मुझे याद है 2016 में उन्होंने क्या कर दिया था, पेड़ का या पत्ते का पूछा था या फूल का पूछा था, बीच में पत्ते का पर्याय डाल दिया, और मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, मेरा भी गलत हुआ था एक प्रश्न ऐसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अ अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है, री हिंदी वर्णमाला का भी मूल स्वर है, और आ अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है। ये प्रश्न अभी थोड़े दिन पहले आपके वर्ण विचार में करवाया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आज फिर से इसे सेलेक्ट किया है और यहां लेके आया हूं। और आपको मैंने बताया था कि री हिंदी वर्णमाला के मूल स्वरों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करना है। श्रावकाचार किसकी है? परमाल रास तो किसका है? भरतेश्वर बाहुबली रास और पाहुड़ दोहा। तो आप जब ध्यान से देखोगे, पाहुड़ दोहा है राम सिंह की, भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र, परमाल रासो जगनिक की, श्रावकाचार देवसेन की। तो 4 1 2 3 अगर आपको ये आता है तो इसका मतलब आपको बिल्कुल सत्य पता है, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अर्जुन के पर्यायवाची हैं? सारे के सारे इसमें अर्जुन के पर्यायवाची हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। धनंजय, गुड़ाका, ईश, धर्मराज, है ना, अर्जुन के लिए धर्मराज शब्द का प्रयोग होता है क्या? धनंजय, पार्थ, कौनते, गुड़ाकेश, ये तो सही नजर आ रहा है। धवल, अवनीश, पार्थ, धनुर्धर, गुड़ाका केस, धर्मराज, निशंगी, वस्तु। तो मेरे हिसाब से तो इसमें 2 होगा, लेकिन अभी तक आपका उत्तर क्या आया होगा, या आप में से कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, ध्यान से उत्तर दो, इसमें क्या होगा? मेरे अनुसार इसमें 2 होगा, और आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल सत्य है। संदेश रासक में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है संदेश रासक। संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान, जिसका एक नाम और भी है सन्नेह रासक। क्या नाम है? सन्नेह रासक इसका नाम भी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखने लायक है, सन्नेह रासक में 3 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? सन्नेह रासक में 3 प्रकरण है, 223 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसका जो पहला प्रकरण है उसमें है मोस्टली मंगलाचरण और कवि परिचय। मंगलाचरण और कवि परिचय है। लेकिन जब दूसरे चरण की बात करते हैं तो उसमें विरह निवेदन है, विरह निवेदन है। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहां पे षट ऋतु वर्णन है, न कि 12 मासा वर्णन। और एग्जामिनर आपको यहां 12 मासा वर्णन डाल देगा, यहां 12 मासा वर्णन नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। ये एक धर्मेत्तर रास, धर्मेत्तर सॉरी एक नहीं, इसके बारे में तो मुझे ये लिखना चाहिए कि यह प्रथम धर्मेत्तर, धर्म से इतर रास ग्रंथ है। क्या है? रास, प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। तो ध्यान रखें, 223 छंदों की यह रचना है। साहित्य के अतिशयोक्तियां भी इंद्रधनुष सी है, जीवन के स्थूल और अकाल्पनिक और रूखे अस्तित्व को मनोरम बना देती है। साहित्य में मनुष्य का जीवन ही नहीं, जीवन की वे कामनाएं जो अनंत जीवन में भी पूरी नहीं हो सकती, निहित रहती है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा है, यह अवधारणा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की अवधारणा। यह प्रश्न अपने आप में कठिन है। और अब आ गया एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा गलतियां कराता है। हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? और आपका बिल्कुल सही जवाब जो आपको लग रहा है राम कुमार वर्मा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम शब्द अगर आ गया, ध्यान रखें, देखिए अगर वो पूछे प्रथम आलोचनात्मक,
आलोचनात्मक, क्या पूछे, प्रथम आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, या वो पूछे प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, है ना, या वो पूछे, है ना, प्रथम जो है आलोचनात्मक वैज्ञानिक, या फिर एक शब्द और भी है, मैं भूल रहा हूं, क्रमबद्ध इतिहास। तो ये जो शब्द हैं, हालांकि आलोचनात्मक वैज्ञानिक शब्द आते हैं रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त के, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही प्रथम शब्द आ गया तो फिर रामचंद्र शुक्ल का नाम ही आएगा। नेक्स्ट है, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। यह मूलतः एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। यहां दे दिया राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां राउल नामक एक नायिका है। क्या है, नायिका है। और राउल वेल का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है बच्चन सिंह ने, राजविलास। क्या बताया गया है, राजविलास। अगर हम बात करें राउल वेल के बारे में तो याद रखें, राउल वेल के बारे में कुछ जानकारियां और भी हैं। जैसे अगर एचपीडी से पूछा जाए इसकी भाषा कैसी है, तो एचपीडी कहते हैं इसकी राउल वेल की भाषा अपभ्रंश है। जबकि आप माता प्रसाद से पूछोगे कि माता प्रसाद जी आप बताइए इसकी भाषा कैसी है, तो वो कहते हैं दक्षिण कौशली। क्या कहते हैं, दक्षिण कौशली है। अगर वो कहें इसमें कितने खंड हैं, 6 खंड हैं। अगर वो कहें इसमें कितनी बोलियां हैं, तो आप कह दें इसमें 7 बोलियां हैं। अगर और एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें आलंकारिक भाषा का प्रयोग है। क्या है, आलंकारिक भाषा का प्रयोग है। तो ये राउल वेल के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है, अच्छा यहां तो बताया ही नहीं, यहां तो बता दिया ना, हाँ 4 नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेंद्र नाथ अश्क कृत नाटक कौन सा नहीं है। नेफा की शाम, भंवर, पैंतरे और अलग अलग रास्ते, इनमें से कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है, बताओ देखें कौन सा नहीं है, ध्यान से सोच के बताओ देखें। तो ध्यान रखें, नेफा की शाम किसका नाटक है, हालांकि उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है। ये एक कमेंट आप सबके लिए छोड़ता हूं ताकि इसी बहाने आप सब लोग लाइव में नहीं बाद में भी कमेंट करें, जो भी बाद में इस वीडियो को देखें। सिद्धों की सीधी सादी भाषा, तो याद रखो उपेंद्र नाथ अश्क का भंवर है, पैंतरे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, ये सारे उपेंद्र नाथ अश्क हैं। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचतानी करके दृष्टिकूट बना ही डाला, उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला, फिर तो वह उतनी ही दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई। सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए यह कथन जो है वो आखिर किसका हो सकता है, बताओ देखें यह कथन किसका हो सकता है। मतलब सिद्धों के बारे में लिख रहे हैं तो या तो एचपीडी और या राहुल साकृत्यन की ओर आपका दिमाग जाना चाहिए, और बिल्कुल इसका उत्तर होगा राहुल साकृत्यन। क्या होगा इसका उत्तर, राहुल साकृत्यन। की सिद्धों की सीधी सादी भाषा को लोगों ने खींचतानी करके दृष्टिकूट बना ही डाला, ये राहुल साकृत्यन का कथन है। अगला है ढ, ट ठ ड ढ। ढ यानी आप बात कर रहे हैं 4 नंबर की, 4 नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये उत्क्षिप्त तो है ही। ये क्या है, उत्क्षिप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ढ या बिंदी है, ध्यान रखना, ठीक है, उत्क्षिप्त है। स्पर्श में शामिल होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मूर्धन्य है, मूर्धन्य भी है, लेकिन ये 4 नंबर है, 4 नंबर है तो फिर अघोष कैसे होगा, अघोष तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सघोष है। सघोष है तो फिर ये महाप्राण है। तो बात तिचोपांत द्विचय उसमें महाप्राण है, तिचोपांत है स्वरा सगोसा, ऋटुषाणा मूर्धा, है ना, ऋटुषाणा मूर्धा और उत्क्षिप्त है। बस ये उत्तर मिल गया। बहुत तरीके से उत्तर निकालोगे तो मिल जाएगा। 2-4 गलतियां तो 10% त्रुटियां तो हमारी शिक्षण विधियां स्वीकार करती है, नहीं करती है क्या, 10% त्रुटियां तो हमारी शिक्षण विधियां स्वीकार करती है ना, ठीक है। चलो आगे है, अंधेर नगरी अमर सिंह राठौड़, दूमदार आदमी, दुखिनी बाला। दुखिनी बाला ये बिल्कुल सही है। दुखिनी बाला तो आप सबको पता लग ही गया होगा। अंधेर नगरी, और वैसे मैं तो जहां तक समझता हूं ये सबको पहले पता लगेगा ए में 2, और सब बच्चे ढूंढेंगे ए में 2। जैसे ही ए में 2 ढूंढेंगे तो यहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वैसे भी आपको ध्यान है कि अमर सिंह राठौड़ जो है वास्तव में राधाचरण गोस्वामी का ही, ये मैंने उस वक्त भी याद करवाया था आपको कबीरा व्यास की क्लास में। दूमदार आदमी जो है जीपी श्रीवास्तव, ये भले ही नहीं याद हो, मुझे भी नहीं याद हो सकता है, और ये सबको याद है दुखिनी वाला राधा कृष्ण दास की है।
ठीक है 3, तो 2 1 4 3 है ये, खैर उत्तर पहले ही मिल गया था। यमुना के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह कौन सा है? तो सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा, शैलजा, तटिनी, आपगा। तो देखो पहले तो देखो यहां पे इस तरह से इनको अलग करने का प्रयास जब करोगे, है ना, तब जाके कहीं ना कहीं निकले। अब कालिंदी, द रवि तनया, अर्कजा, इसमें मुझे कोई डाउट नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें डाउट है, तो आप जरूर बताओ कि सर इसमें डाउट है ही, आप इसे सही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। हाँ, मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो इसमें अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कल मैंने कमेंट देखा था, बोला सर आपने जल्दबाजी में शायद ये थोड़ा बहुत गलत बता दिया होगा, तो बताओ देखें, मोहन राकेश का नाटक नहीं है। अंधा युग, क्या ये अंधा युग धर्मवीर भारती का है या नहीं है, या फिर किसी और का है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये अंधा युग किसका है। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं। चलिए, भारतेंदु कृत नाटक कौन सा है? नल, दमयंती, स्वयंवर, अंधेर नगरी, कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल। तो अभी आप पढ़ के आए थे बाल कृष्ण भट्ट का, किसका पढ़ के आए थे? बाल कृष्ण भट्ट। अंधेर नगरी 1881, बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है। जिस अलंकार में वास्तविक बात का निषेध कर किसी अन्य बात का आरोप किया जाए वह कहलाता है। तो देखिए, जब वास्तविक बात का निषेध कर दिया जाएगा और अन्य बात का आरोप किया जाए, तो वो एक तो अपनूति अलंकार होगा। अपनूति अलंकार के 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों के बारे में विशेष ध्यान रख ले में। 6 भेद, जैसे सबसे पहली होती है आपके शुद्धापनूति, शुद्धापनूति, क्लियर है? शुद्धापनूति की खास बात क्या होती है? इसमें उपमेय का निषेध, शुद्धापनूति की खास बात यही होती है कि इसमें उपमेय का निषेध होता है, और साथ में जब निषेध उपमेय का किया जाता है तो उपमान की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले आप इसके लक्षण याद करो, उपमान की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। फिर जब आप आओगे 2 नंबर पे, 2 नंबर अवधारणा पे, यानी दूसरा पर्यस्तापनूति। क्या है? पर्यस्तापनूति। पर्यस्तापनूति, इसमें क्या होता है? उपमान के गुणों का निषेध होता है। जब तक ये याद नहीं करोगे ना, तब तक आपके किसी काम नहीं आने। उपमान के गुणों का निषेध होता है। 3 नंबर पे आपके आती है छेकापनूति। क्या आती है? छेकापनूति। छेकापनूति क्या करती है कि इसमें पहले तो गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया जाता है, गुप्त रहस्य प्रकट कर फिर इनकार किया जाता है, उसे छिपकाने की कोशिश की जाती है, जो कि अमीर खुसरो की जो है ना सकी साजन है अंग्रेज, वो सारे इसी में आते हैं। फिर उसके बाद 4 नंबर पे अगर हम बात करें, 4 नंबर पे तो आती है केतवा। केतवा अपनूति। केतवा का मतलब होता है मिस या बहाने से, ठीक है, छल। तो इसमें भी क्या होता है? उपमेय का निषेध होता है, उपमेय का निषेध होता है, ठीक है। और उपमान, सॉरी इसमें, हाँ ठीक है, उपमेय का निषेध होता है, ठीक है ठीक है, इसमें उपमेय का निषेध। अब जो 5वां भेद है जिसे बोला जाता है, जिसका भेद का नाम मेरे दिमाग से निकला, भ्रांतापनूति होता है क्या? भ्रांतापनूति। भ्रांतापनूति, इसके बारे में आप यूं याद रखो, ये छेका का उल्टा है, ये छेका का उल्टा है, और इसमें है, और इसमें उपमान का निषेध है। इसमें उपमेय का निषेध है, तो इसमें उपमान का निषेध है। और फिर छठा है जो आपके, जिसमें कारण में बताया जाता है हेत्वापनूति। इसमें क्या करते हैं कि उपमेय का निषेध तो करेंगे, उपमेय का निषेध, लेकिन साथ में कारण भी आपको बताया जाएगा, इसमें कारण भी बताया जाएगा। अपनूति अलंकार के पहले सारे लक्षण याद करो, लक्षण याद करने के बाद एक एक उदाहरण याद रखो। अगर तुम्हें एक एक उदाहरण याद है ना, फिर तुम्हारा गलत नहीं होगा। यह नारी नहीं
साक्षात करुणा है। अब यहां पे क्या हुआ कि इसमें पहले उपमेय का निषेध किया, तो यहां पे अपनौती अलंकार है, और उपमेय का निषेध है तो बस आप समझ जाओ नहीं इसका वाचक शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अशुद्ध है? अशुद्ध अगर पूछे तो ऋ टुषाणाम मूर्धा ऊष्म दंते नहीं है, ये ओष्ठे हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है सीता ही ले दसकंद गए और विचारो बांध्यो गयो समुद्र, यानी बदमाशी किसी ने की और सजा किसी को मिली, यह असंगति अलंकार होता है। कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में, उत्सव मनाया गया मगर नंदग्राम में। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, जानी समुझी समझ, ये जो जान है ये वाचक शब्द है, जानी है, समुझी है ना, समझ है, ये वाचक शब्द कहां आते हैं? ये भ्रांतिमान के होते हैं। किसके होते हैं? भ्रांतिमान। किस विकल्प के सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं? क्या मानते हैं? अप्रमाणिक। इसके ट्रिक आप जानते हैं, डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई, तो अप्रमाणिक मानने वाले। तो सबसे पहले देखो ये आपके ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रमाणिक मानने वालों में शामिल हैं। अगर हम बात करें तो इसमें ये भी नहीं हो सकता क्यों मोहनलाल विष्णु पांड्या प्रमाणिक मानने वालों में है। अब बात आती है वूलर, गौरीचंद ओझा, डॉक्टर गौरी देवी ने, है ना। अब मेन इनके बारे में नहीं पता, लेकिन इनके बारे में सबको पता है कि श्याम सुंदर दास जो है श्याम से मिलने मथुरा गए, तो ये नहीं है। तो इसका उत्तर ऑटोमेटिकली ये निकल आएगा। मैं कहता हूं ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है, आप आराम से करना। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, जस्ट अभी फर्स्ट ग्रेड में आया वो प्रश्न है। मैंने तो यहां इसलिए दिया ताकि प्रैक्टिस करवा सकूं आपको और बता सकें आरपीएससी का पैटर्न ये है। चंदनबाला रास जो है कवि यास्कू की रचना है, यह एक महाकाव्य है। चंदन को बाला की आस थी। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है भैया। तो यहां पर यह महाकाव्य क्यों दे दिया? यहीं पर पकड़ा गया। श्रावकाचार्य की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी, बिल्कुल सत्य है। स्थूली भद्ररास, जिनधर्म सूरी, मुनि जिनमें ने भरतेश्वर बहुली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये पहला क्वेश्चन गलत था और हमने ये पकड़ भी लिया। फेरी फेरी चितु उतही रहतु, टूटी लाज की लाव। लाव यानी क्या? टूट गई। देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा रस्सी। इनमें से आगत वर्ण नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। आगत वर्ण नहीं है, आगत वर्ण नहीं है। जल्दी से उत्तर दो। अगर आपने ये उत्तर सही दे दिया तो आप बहुत समझदार हैं। आगत वर्ण नहीं है, ये देखिए, ये आप जानते हैं उच्छिप्त ध्वनि है। आगत वर्णों की जो संख्या है, आगत वर्णों की संख्या जो 6 है, जिसमें आपके हैं क, जिसमें आपके हैं ख, जिसमें आपके ग, जिसमें आपके हैं ज, जिसमें आपके हैं फ और जिसमें आपके हैं आ, ये 6 वर्ण जो हैं आगत हैं। तरी को ले जाओ मझधार, इस नाव को ले जाओ नदी के बीच में, डूब कर हो जाओगे पार। अब बताओ, कोई आदमी डूब रहा है पार हो जाएगा, ये कैसे संभव है? ये विरोधाभास। ये क्या है? जब मतलब इस प्रकार के उदाहरण विरोधाभास में आते हैं, है ना, कि अनबूढ़े बूढ़े तीरे, है ना, मतलब जो डूब गए वो तर गए, जो तर गए वो डूब, इस तरह की बातें करने वाला विरोधाभास अलंकार ही होता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से और उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली व्यंजन। अब ये प्रश्न है ना, भले ही तुम 20 बार पढ़ लो, ये प्रश्न तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा जब तक तुम इसे याद नहीं करोगे। जब तक इसे याद नहीं करोगे ये प्रश्न तुम्हें परेशान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को तो विशेष रूप से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो बताओ, देखें इसका उत्तर। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, हेलो, आवाज, अब देखो, चलो मुझे ही चेक करनी पड़ेगी, कोई लाइव क्लास तो है नहीं। थोड़ी बहुत अगर मान लो, वैसे सही है, कोई अगर आज गूंजे आवाज तो मैं बाद में ही देख पाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां ध्यान रखें। ड़ ढ किस व्यंजन वर्ग की ध्वनियां हैं? तो ड़ और ढ वैसे अनुस्वार नुक्ता लगी है नीचे, तो ये वैसे मूर्धन्य है और साथ में ये उच्छिप्त भी हैं। नेक्स्ट, चिलक चौंद में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। यहां कवि ने ठग किसे कहा है? ठगने वाला कौन है? तो यहां पे जो ठग है
ठोडी के गड्ढे को कहा गया है या नेत्र रूपी पथिक को कहा गया है? ये प्रश्न आपको अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, लेकिन मैं तो यहां पे उत्तर बता रहा हूं, ठोडी के गड्ढे को। ठीक है, और अगर पहले प्रश्न में आपके मान लो जहां तक मैं पेपर पूरा मैंने एनालिसिस कर लिया, एक दो प्रश्न कोई गलती से चूक भी जाए तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगले ही टेस्ट में उसका सॉल्यूशन आपको बता सकेंगे, नहीं ये प्रश्न सही था, आपको गलत लग रहा है। क्योंकि देखो अब हमारा इन 10 मॉडल पेपर में आप अपनी गजब प्रैक्टिस होगी, और मैं पूरा सिलेबस 10 पेपर में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, किस क्रम में संघर्षहीन व्यंजन का सही प्रयोग हुआ है? बहुत गजब प्रश्न है, संघर्षहीन व्यंजन का सही प्रयोग। तो कछुआ, हलवा, रेडियो, रुई, सही प्रयोग कहां हुआ है? अगर आपने इसका उत्तर रुई दिया है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आपने इसका उत्तर हलवा दिया है तो भी गलत है। अगर आपने इसका उत्तर रेडियो दिया है तो बिल्कुल सही है, कछुआ भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, कछुआ है ना, कछुआ, इसी तरह से हलवा है ना, इसी तरह से रुई, बात समझ आ गई? तो यहां पे रेडियो एकदम सही है। इनमें से महाकवि और उनकी सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकृति के आलंबन रूप में उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तीनों का सुंदर समन्वय सत्सई में मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्ध हस्त थे और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत ही बड़ी। लेकिन यहां क्या आलंबन रूप है विशेषता या उद्दीपन रूप है, या फिर उद्दीपन रूप है? ये भी फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न आया हुआ है। आपने पेपर एनालिसिस देख लिया, आपने पेपर सॉल्यूशन भी देख लिया, फलाने सर का भी देख लिया, मेरा भी देख, लेकिन क्या आपने इस प्रश्न पर विचार किया कि ये गलत है, सही है, इसमें कौन सा? बताओ। देखिए, तो उद्दीपन रूप आएगा ना, यहां प्रकृति का उद्दीपन रूप जो है उसको चित्रण किया गया मिलेगा आपको। ठीक है, रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प छांटना है। रचना की प्रामाणिकता, तो असंगत विकल्प, विजयपाल रासो, चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत की विजय हुई, ये तो प्रामाणिकता के बारे में पूछ रहा है। और असंगत कौन सा प्रामाणिक नहीं है? विजयपाल रासो, यही करोगे, बाकी तीनों तो क्लियर हैं। विजयपाल रासो चूंकि अपभ्रंश का है, पहली बात तो यही है। दूसरा किसका है? ये नल्ल सिंह भाट का है। किसका है? नल्ल सिंह भाट। समय क्या बताया गया है? 1298 है ना, 1298 संवत बताया गया है, और भाषा इसकी अपभ्रंश बताई गई है, इसीलिए इसको रासो काव्य में स्थान ही नहीं देना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है और कौन होंगे? सरहपा को राहुल साकरात्ययन मानेंगे या कोई दूसरा मानेगा? राहुल साकरात्ययन मानेंगे। ठीक है, कौन सा विवरण सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक काव्य व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा, मुझे बताओ, वीर रस की तीव्र धारा है या श्रृंगार रस की तीव्र धारा है? वसंत विलास ने तो असल में क्या किया था? वसंत विलास ने तो देखा जाए तो राउल वेल से जो श्रृंगार परंपरा प्रारंभ हो रही है उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने का काम वसंत विलास ने कर दिया था। राउल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित व्याकरण ग्रंथ है, ये सही है। तो यहां पे ये वीर रस गलत है, यहां आता तो यहां पे श्रृंगार रस आना चाहिए था, तब जाके ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के बारे में यह कथन जो है वो आखिर किसका है? तो यहां पे ये कथन मेरे दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध धर्म पर इस पर रामकुमार वर्मा भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, और वो इन्हीं का कथन है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय में यह कथन इनमें से रामकुमार वर्मा का है। लेकिन आप उससे याद कैसे करोगे? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, नवीन भावनाओं की सृष्टि रामकुमार वर्मा कर रहे हैं। सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह इतिहास की कवि दृष्टि जीवंत रूप है, उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा की गई है। यह कथन कीर्तिलता के बारे में किसका है और किसी का नहीं? यह कथन डॉक्टर
नहीं, आचार्य एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। किसका है? द्विवेदी का। किस विकल्प में पक्षी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है? यानी सारे के सारे पर्यायवाची जो है पक्षी के होने चाहिए। देखो यहां राजीव पक्षी का नहीं है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीन पक्षी का नहीं है, और अगर आप ध्यान देखोगे तो ये कल्पतरु वगैरह ये भी पक्षी के कहां है? शकुनी, पखेरु, नभचर, विहग, ये सारे के सारे जो हैं वो पक्षी के पर्यायवाची हैं। आदिकालीन काव्य में प्रकृति का चित्रण प्रायः किस रूप में हुआ है? प्रकृति का चित्रण आदिकाल में सौंदर्य स्वतंत्र विषय के रूप में, प्रतीकात्मक आध्यात्मिक रूप में, युद्ध वीरता के सहायक तत्व के रूप में, या फिर सामाजिक यथार्थ के रूप में। तो मैं तो इसका उत्तर दूंगा युद्ध और वीरता के सहायक तत्व के रूप में ही इसका वर्णन हुआ है। अब यहां पर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं तो आलंबन और उद्दीपन ढूंढते हैं, लेकिन आलंबन और उद्दीपन अपने को कहीं नहीं मिलता है ना, कहीं नहीं मिलता। तो यहां पे ध्यान रखना युद्ध और वीरता ये आदिकाल तो वही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी है, ज स्पर्श संघर्षी है, ठ, म और ह। संघर्षी कौन से होते हैं? ऊष्म होते हैं, ऊष्म में ह शामिल है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा साहित्य जो अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में, हाँ, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसे अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में शामिल नहीं किया जाता है? बताओ। देखो ये बढ़िया प्रश्न है वैसे देखा जाए तो, और उसमें है खुसरो की पहेलियां। देखो खुसरो की पहेलियां इनके प्रसिद्धि का कारण तो है ही, साथ में इसका एक और विशेषता है उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र्य भी जो है वो इनकी विशेषता है। देखो आज बढ़िया पेपर सॉल्यूशन हो रहा है और कोई कमेंट्स वगैरह डिस्टर्बेंस नहीं है। जो आराम से पढ़ रहा है ना वो बिल्कुल आराम से पढ़ रहा है, उसका पूरा कंसंट्रेट है। तो रिकॉर्डिंग प्रीमियर का एक एग्जांपल है, और आप लास्ट में बताइएगा जरूर कि सर लाइव की बजाय ये क्लासेस तो है ना पेपर, ये आप है ना रिकॉर्डिंग ही देते रहो, तो मुझे भी थोड़ा लगे कि नहीं रिकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट रहेगी। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो यह स्थापना, चित्तवृत्ति शब्द आते ही आप इसे किसकी ओर ले जाओ? रामचंद्र शुक्ल की ओर। नीकी दई अनाकनीर फीकी परी गुहारी, है ना। तो बारनु बारनता ये जो दोहा है इसमें क्या हो रहा है? तो नीकी दई अनाकनीर फीकी परी गुहारी, मतलब अब तो हमारी जो अरदास है वही फीकी पड़ गई है। भगवान कब सिलेक्शन होगा हमारा? कितनी मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहां पे भगवान को उल्हाना दिया जा रहा है भक्त के द्वारा। इनमें से कौन सा विवरण जो है वो सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्ग की भोग साधना जो है वो हठ योग साधना, सिद्धों की वाम मार्ग की भोग साधना हठ योग साधना प्रारंभ हुई, भोग साधना से हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार रस फागु चरित आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मतों का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन प्रश्न है। कठिन कैसे है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन असल में इसका उत्तर सोच समझ के दिया। वैसे ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ मेरे हिसाब से, या नहीं आया फर्स्ट ग्रेड में? मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, बाकी आप देखो। नहीं आया हुआ है। जैन साधु आप जानते हैं पश्चिम की ओर थे, पूर्व की ओर नहीं थे। ये आपको जब अभी यूट्यूब में एमसीक्यू हल करवाए थे तब ये चीज आई थी। नेक्स्ट, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। और ये बात कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। सूर्य के पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपको असंगत नजर आ रहा है? ये प्रश्न भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मार्तंड, भास्कर, दिनकर, अर्क, सविता, भानु, आदित्य, दिनेश, प्रभाकर, शशधर, रजनीश, हिमांशु। तो इसमें से कौन सा नहीं है सूर्य का? तो यहां ये सविता आपको डाउन करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन सविता इनका प्राचीन, सूर्य का प्राचीन नाम है। लेकिन शशधर जो है ये चंद्र का पर्यायवाची है, और रजनी ईश ये भी है। तो इसका मतलब डी। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। एचपीडी का यह कथन जो है आखिर ये किस रचना के बारे में है? प्रश्न ये है
आखिर ये किस रचना के बारे में है? तो ये है आपके कीर्तिलता, न कि कीर्ति पताका। इसलिए दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन कीर्तिलता है, कीर्ति पताका नहीं है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो, कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनके पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। ये मात्र केवल जैसे शब्द लगा देते हैं ना, वहां गड़बड़ हो जाती है। इनका उद्देश्य धर्मोपदेश की बजाय मनोरंजन भी था। केवल आप धर्मोपदेश कह दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप साथ में बोलो मनोरंजन भी इनका उद्देश्य था। तो यहां पे 4 नंबर। नेक्स्ट है आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध है। महासुखवाद का प्रबल विरोध। सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठयोग का अनुसरण किया। सिद्ध कवियों ने वज्रयान धर्म का प्रचार किया। इन्हें पाखंड और आडंबर का विरोध किया। यहां तक तो ठीक है, इन दो में डाउट होगा, इन दो में डाउट होगा। आपको बताना है, मुझे बताओ, अगर प्रबल विरोध होता तो नाथ अलग क्यों निकलते? ये विरोध का काम तो किसने किया था? ये तो नाथों ने किया था। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा एक। बाकी एक सीमा तक इन्होंने तंत्र और हठ योग पर तांत्रिक साधना इन्होंने भी तो की है। सिद्ध भी तो तांत्रिक ही थे। व्यंजन वर्गीकरण, वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? ल रखा जाएगा पार्श्विक में, लेकिन यहां तो ल है ही नहीं। तो यहां है न, वर्ष्य में क्या है? सरल न स जर ल है ना, न स ज र ल। तो ल को अपन किस में रखेंगे? वर्ष्य में रखेंगे। किस में रखेंगे? वर्ष्य में अपन रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, फिर से पर्यायवाची का है। असंगत विकल्प छांटना है। इंद्र के पर्यायवाची जो है वो चयन कीजिए। हाँ ठीक है। सचिपति, सुरेश, वत्रहा, अमरपति, शक्र, शत्रतु, मधवा, पुरंदर, विडोजा, पर्वतारी, सुरपति, देवराज, विरंची, अज, प्रजापति, चतुरानंद। तो यहां पे तो ये गलत हो गया, ठीक है। और सचिपति है, सुरेश है, वत्रहा, अमरपति, शक्र, शतऋतु। ये शतऋतु तो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है। शतऋतु तो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है। लेकिन गलत, गलत तो एक ही हो गया ना। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? असंगत विकल्प। बस तो उत्तर मिल ही गया, छोड़ो फिर तो बात दिमाग लगाना ही नहीं है। बाकी मिसप्रिंट हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान नहीं। बाकी चतुरानंद है ही नहीं। चतुरानंद किसका है? ब्रह्मा का है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना, हठ योग ये रिपीट कैसे हो गया? ये भाई गलती से रिपीट हो गया। 77 नंबर रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ रिपीट हो गया, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्णतः असंगत है? मार्तंड, मंदार, आफताब ये सूर्य के हैं। सफरी, मत्स्य, मीन मछली के हैं। कादंबरी, वारुणी, मदिरा शराब के हैं। पारावत, हारिल, शेन कबूतर के हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेकिन शेन वैसे आप बाज का कह सकते हो, शिकारी पक्षी का होता है, ठीक है। तो ये कबूतर का नहीं है, शेन। नेक्स्ट, सरहपा के संबंध में असंगत है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोहा कोश इनकी प्रथम रचना है। सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में। इनका एक नाम सरोज वज्र भी था, लेकिन जैसे ही बोला सभी रचनाएं प्रबंधात्मक में है, वहीं पर गलती आ गई सामने। तो ये हो गया 3 नंबर। निम्नलिखित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प, सुमेलित पूछा है। दलपत विजय, दलपत बीसल देवरासो वैसे किसका है? नरपति नालय का। किसका है? नरपति नालय। नरपति नालय। विजयपाल रासो किसका है? नल्ल सिंह का, नल्ल सिंह भाट का है। भट्ट केदार, जय मैंग, जस चंद्रिका। चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की है। किसकी है? मधु, जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार का। श्रीधर रणमल छंद। तो यहां पे उत्तर हो गया ये से। तो बाकी 3 क्यों नहीं है हमें पता है। पंखुरी लगे गुलाब की और परिहे गात खरोंच, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार की, मतलब गुलाब की पंखुड़ी से भी जो है शरीर के अंगों पर जो है खरोच लग जाती है। पंखुरी लगे गुलाब की और परिहे गात खरोच। अच्छा ठीक है, इसमें असंबंध अतिशयोक्ति है क्योंकि गुलाब और शरीर का कोई संबंध नहीं है, जबकि संबंध है। संबंध अतिशयोक्ति है क्योंकि संबंध न होने पर भी शरीर की कोमलता
प्रकट करने के लिए संबंध स्थापित किया गया है। संबंध नहीं है फिर भी संबंध स्थापित किया गया है, संबंधातिशयोक्ति में ये शामिल होगा। ये गजब प्रश्न है वैसे देखा जाए तो, ये वास्तव में गजब प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। ओरे ओप कनि नीक नूर गुनी धनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छन पटलाज। ये इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ओप कनि नीक नू, ये पढ़ पढ़ के हम मतलब यूं हो गए कि रट्टे मार लिए बोले। नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन। ब वर्ण की विशिष्टता, प फ, और हम बात कर रहे हैं ब की, ब यानी तीसरा, तीसरा है तो ये ओष्ठ है तो है ही, स्पर्श भी है। अब बात आती है तीसरा है तो 135 अंतःस्वरा अल्प प्राण भी है। ठीक है, महाप्राण ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो गलत है। बात करें स्पर्श संघर्षी, ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि च वर्ग में नहीं है। अब बात करें घोष और अघोष, अघोष ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तिचो पांत हस्वरा और निर्नुनासिक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। फिर से क्रम वाला प्रश्न आ गया, और क्रम बताना है तो हम क्रम बताएंगे, और तो क्या करें। सबसे पहले हम ज्ञान लिखेंगे, फिर हम जो हैं ऋण लिखेंगे, फिर हम जो हैं ऋषि लिखेंगे, फिर हम जो हैं वो ग्रीष्म लिखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। और अब ध्यान से देखेंगे ज्ञान, तो सबसे पहले ज धन, य धन, आ धन, न धन, अ, ये ज्ञान। क्या मैंने सही तोड़ा है? आगे देखो, उ धन, री धन, ण धन, अ, उऋण। नेक्स्ट, री धन, श धन, ई, ऋषि। ठीक है, ऋषि है ना, हाँ। और ग्रीष्म है तो ग धन, र धन, ई धन, श धन, म धन, अ, तो ये ग्रीष्म। उम्मीद है कि मैंने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की होगी। तो ये ज्ञान है, तो यहां पे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अ आ ई में देखें तो उ आएगा या री आएगा, अ आ ई उ फिर री आता है। तो उऋण 1 नंबर पे आना चाहिए, उऋण 1 नंबर पे आना चाहिए। फिर आएगा री 2 नंबर पे आना चाहिए। फिर आएगा आपके ग्रीष्म क ख ग में 3 नंबर पे, और फिर आएगा 4 नंबर पे। तो मेरे हिसाब से तो यही है, और उम्मीद करता हूं इसमें किसी प्रकार की आपको त्रुटि नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि अपने अंग के जानिके जोबन नृपति प्रवीण, और उपयुक्त पद में जोबन नृपति प्रवीण शब्द का अर्थ क्या है? जोबन नृपति प्रवीण यानी यौवन रूपी राजा। ठोर कुठेर लखेन, पदों में ठोर और कुठोरू का अर्थ क्या है? कि ना तो ये नेत्र ठोर देखते हैं ना कुठोर देखते हैं, मतलब सही जगह नहीं देखते हैं। अवसर और अनवसर, अवसर अनवसर नहीं देखते हैं कि कब क्या इनको करना चाहिए। नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है राहुल सक्रेतन। सवदी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना पीताम्बर दत्त बड़तवाल। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी। वज्रयानी सिद्धों के साथ इन सेवनाथ पंथी सिद्धों का भी घनिष्ठ योग नहीं रहा। तो यहां पर डाउट हो जाता है, चौथे 87 में जाकर क्या हो जाता है? डाउट हो जाता है कि ये इनका है या नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं रहा, इस बात की एचपीडी का कथन नहीं है, तो ये जो है 4 नंबर होगा। नेक्स्ट, हिंदी की आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो उनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में कोमल भावों की अभिव्यंजना डिंगल शैली में हुई है। कोमल भावों की अभिव्यंजना क्या डिंगल शैली में हुई है? तो फिर पिंगल में फिर किसकी की है? पिंगल में हुई है ना। रासो ग्रंथों में कथा कहने के ढंग के लिए कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। आदिकाल में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता देखने को मिली है। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे तोटक आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया। ये तीनों बातें सत्य है, मगर ये पहला गलत है और यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट, मोर के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह क्या होगा? तो मोर के मयूर, नीलकंठ, केकी, सारंग, मुझे तो पहला ही लग रहा है, फिर भी आप लोग उत्तर बताएंगे, मैं तो वही मानूंगा कि भाई बच्चों ने ये बताया है, बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताओ देखें क्या होगा। बिल्कुल सही बताया है लगभग। सर आप तो लाइव में हो ही नहीं, आपको कैसे पता सही बताया? क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई गलत करेगा भी नहीं।
ठीक है। तो देखो यहां पे मतंग, ठीक है, कुंभी, ठीक है, खग, ठीक है, श्वेत गरुड़, यहां पे ये सारे ही हैं। के किकीर बतर आवे, है ना, कोयल हलावे के किकीर बतर आवे देव, ये अपने देव का छंद पढ़ रखा होगा। सारंग तो है ही, सारंग ने सारंग गयो सारंग, और मयूर नीलकंठ है ही। चलिए, जैन साहित्य के बारे में असंगत कथन। फागु काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रेवंत गिरिरास में वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र रास नाम से भी पद्यबद्ध किए गए। आचार शैली जो है इनकी, आचार शैली, उसमें जैन काव्य में उपदेशात्मकता के साथ घटनाओं को प्रधानता दी गई है। नहीं, उसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है, यहां पर गड़बड़ कर दिया। घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है, तो इस 90 में होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? रात्रि, निशा, वामिनी, विभावरी, बीती, विभावरी, जागरी, सरवरी, सोना, कंचक, हाटक, हिरण्य, हेम, सूर्य, मयूख, प्रभा, मधवा, अर्णव, देवता, अमर, निर्जर, सुर, विबुध। ये मधवा सही है क्या? बस प्रश्न यहीं पर है कि मधवा जो है वो सही है या नहीं है। मुझे मधवा में डाउट है, बाकी मुझे किसी में डाउट नहीं है, पता कर लो। ठीक है। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। बस यहीं पर आपको मिल जाएगा अलंकार, और अलंकार आपको मिलेगा जानी, समुझी, समझ, भ्रांति, है ना, भ्रांति। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के ने बिहारी विषयक मत नहीं है। बिहारी की वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। बिहारी के दोहे में मुक्तक कविता का सौंदर्य अपने चरम उत्कृष्ट पर पहुंचा है, और बिहारी में भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप मिलता है। बिहारी के रस व्यंजना पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अभी ये फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है, और आपको भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात स्वरूप मिलता है। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? बताओ। अभी जस्ट थोड़े फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। क्या इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट भी नहीं लगाया होगा किसी बच्चे ने। बिहारी की वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों का रूप व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है, मुक्तक कविता का सौंदर्य अपने चरम उत्कर्ष पर है। ये भी तो हम बोलते हैं कि भाई मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता वगैरह, ये बात इन्हीं के बारे में तो बोली है। अब उत्कृष्ट और उदात, क्योंकि एक बात कही जाती है भावों को लेकर, घनानंद को लेकर, कि बिहारी में तो बाहरी उछल कूद दिखाई देती है, घनानंद की जो मतलब जो भी पीड़ा है वो भीतर है ना। तो यहां पे अब रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। तो क्या इसमें 3 नंबर ही है या फिर आपको 4 नंबर लग रहा है? इसके बारे में कमेंट जरूर करें। फर्स्ट ग्रेड का है, मैंने पेपर सॉल्यूशन में भी करवाया है। आप ये नहीं कि देख के करो, ईमानदारी से बताना कि क्या इसमें 3 नंबर एकदम सही है या इसमें 4 नंबर होगा। बिना देखे बताओ तब तो छोड़ने का मजा है, वरना तो फिर मेरे पास उत्तर पड़ा ही है, मैं सीधा ही बता दूं। ठीक है, बताओ। मुझे ही तो मैं कहता हूं ये आपको अगर है, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपको दूसरा कौन सा लगा, किस कारण से लगा, वो भी विश्लेषण करके कमेंट में जरूर बताना लाइव के बाद में। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक की दृष्टि से असंगत विकल्प, अतीत विश्वनाथ का है, आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा का है, आदिकाल भूमिका एचपीडी की है, लेकिन हिंदी साहित्य का आदिकाल जो रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। 94 में ये भी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। अभी ये इसलिए लाया हूं भाई ताकि तुम्हें पता चले कि आरपीएससी का पैटर्न क्या। आज अभी सर्वनाम वाली क्लास में बच्चे पूछ रहे थे, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, 135 अंत्य स्वर अल्प प्राण है, तो 135 ट ठ ये नहीं हो सकता, च छ ज ये 135 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लो 135 अंत्य स्वर अल्प प्राण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा? तो वही सेम हम देखते हैं, ग धन, र धन, अ धन, ह धन, अ धन, ण धन, अग्रहण। उसके बाद हम देखते हैं ग धन, ल धन, आ ग्ला, है ना, ग धन, उसके बाद में है ल धन, आ ग्ला धन, न धन, ई ग्लानी। उसके बाद में देखते हैं ग धन, उ धन, र धन, उ, है ना, गुरु। उसके बाद में है ग धन, र धन, अ धन, ह धन, ई धन, त धन, अ।
अब इसको करके देख लो, ये तो है ही र ल ऊ र, तो ये अगर शब्दकोश में सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले तो भाई ऊ ही आना चाहिए, गुरु ये नहीं आना चाहिए, क्यों बाकियों में तो आधा है, तो सबसे पहले तो 96 में गुरु आना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या किया है, कहीं गलती अगर आपको नजर आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहां आपने हमें गलत बता दिया। गलती निकालनी है कि सर आपने गलत तोड़ा है, बताना जरूर। दीर्घ काल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व रूप के रूप में ग्रहण करते आए हैं। इतिहास लेखन संबंधी ये जो उपयुक्त मान्यता है ये असल में किस विद्वान की है, बताओ। देखिए ये असल में किस विद्वान की है, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, एचपीडी, या फिर कौन है इनमें से जिसकी यह अवधारणा है? तो उत्तर दे दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि अब तो वैसे आप लोगों को याद भी हो जाने चाहिए थे ऐसे प्रश्न। जैसे ही आया कि दीर्घकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व रूप के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो देखो पहले शायद मेरा दिमाग भी इसमें जा रहा था एचपीडी की ओर, लेकिन इस तरह की परिभाषा शुक्ल की। और आप अभी अगर आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा है तो मैंने शायद पहले जब बताया था एचपीडी बताया था, है ना, लेकिन ये परिभाषा पढ़ने से पता लगता है शुक्ल की। और इस पर बच्चों ने मुझे मैसेज भी भेजे थे, सर इसमें हमें अभी भी डाउट है। देखो डाउट कुछ प्रश्नों में रहते हैं, वो आरपीएससी फाइनल आंसर की मानती है तो हमें वही मानने हैं, और लेकिन इस परिभाषा को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि शुक्ल का होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सर हपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है, दोहा कोश इनकी रचना है, इनकी भाषा सर्वथा सीधी सरल मानी जाती है, अंतः साधना पर जोर देते हुए इन्होंने पंडितों को फटकार लगाई है। तो इनकी भाषा जो है वो क्या एकदम सीधी सी भाषा मानी जाती है? ये आपको लग रहा है कि इनकी भाषा एकदम जो है वो सीधी मानी जाती है? बताओ देखें, क्या इनकी भाषा वास्तव में एकदम सीधी है या नहीं है? कहीं पर भी ऐसा वर्ण सीधी सपाट सरल भाषा में है क्या इनकी? असंगत युग्म विष्णु प्रभाकर, क्या वह दोषी था? उदय शंकर भट्ट मुंशी, अनोखे लाल, गिरजा कुमार माथुर उमरकैद, और भुवनेश्वर लक्ष्मी का स्वागत। आपको असंगत बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है, बताओ देखिए कौन सा असंगत है। 99, ये तो आपको सीधे अगर याद है तो ही पार पड़ेगी। लक्ष्मी का स्वागत भुवनेश्वर की नहीं है। आदिकालीन शिलांकित कृति है, अभी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, राउल वेद। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास पूछा है, और काल विभाजन का प्रयास अगर सबसे पहले प्रयास किया तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है, साइड से निकल जाती है, वो वर्ण कौन सा है? वो वर्ण है आपके पार्श्विक। कौन सा है? पार्श्विक। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इन दोनों को विशेष याद रख लेना। मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, अशोक, सन्यासी और उपयुक्त सभी। ये यहां देने का उद्देश्य यही है ताकि आपको याद हो जाए मुक्ति का रहस्य और राक्षस के मंदिर से कभी मुक्ति का रहस्य हुआ है। राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, अशोक, सन्यासी, ये उपयुक्त सभी। 103 में आपको उपयुक्त सभी करना है, क्योंकि ये सारे के सारे आपको याद करवाने की दृष्टि से दिए हैं। हिंदी साहित्य का संक्रमण काल कहने के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्यों हिंदी आदिकाल को संक्रमण काल कहा जाता है? राम खिलावन पांडे ने क्यों कहा है? क्योंकि उस समय अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं की ओर संक्रमण हो रहा था, लगातार भाषाओं में बहुत फेरबदल हो रहा था, इसीलिए इसे संक्रमण काल का भाषा की दृष्टि से, बल्कि कहा भी है भाषा की दृष्टि से इसे संक्रमण काल कहा गया। पिय बिछुरन को दुसह दुख हर्षु जात प्योसार, इस पंक्ति में प्योसार का अर्थ नहीं। अब आप बताओ, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कमेंट में राय देना, कि कमेंट में इतना ही देना कि सर हाँ गलत हुआ था। और अगर आप इस तरह से अगर मिलान करो ना कि भाई अपने इतने प्रश्न थे हमारे इतने गलत हुए, तो और ही बढ़िया लगेगा मुझे। खैर आप इतना नहीं करोगे, मैंने इस प्रश्न को चेंज कर दिया। क्या किया कि प्योसार का अर्थ नहीं है, नेहर तो है, मायका है, पीहर है, मगर ससुराल नहीं है। इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अ अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद होता है, री हिंदी वर्णमाला का भी मूल स्वर है, और आ अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ये भी 106 नंबर भी थोड़ा रिपीट हो गया है ना। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो यहां पर अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये शिक्षण विधियों के प्रश्न शुरू हो गए। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, वो कौन सी है? तो वो है टेप रिकॉर्डर। कौन सी है? टैप रिकॉर्डर। ध्यान रखें इस चीज को, टैप रिकॉर्डर। ठीक है। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त माना जाता है? प्रश्न यहां पर बहुत बढ़िया है कि अगर किसी चीज को आपको आत्मसात करना हो, क्या करना हो? आत्मसात करना हो, तो सबसे उपयुक्त क्या माना जाता है? माफी चाहता हूं, एक सेकंड डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो प्रश्न अपना क्या था कि आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि, किसी चीज को आत्मसात करना है तो अपने को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और ध्यान से जब पढ़ते हैं तो मौन वाचन होता है। मौन वाचन ज्यादा अगर हम करते हैं ना, लगातार ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है? वाचन संबंधी अशुद्धि आने लग जाती है, विकार आने लग जाता है, ये भी इसका दोष माना जाता है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि, तो वाचन शिक्षण का एक सबसे नियम होता है, बचपन से अनुकरण करवाया जाता है, या संप्रेक्षण, अनुकरण विधि और संप्रेक्षण विधि। उसके बाद में किसी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। अगर किसी भाषा को पढ़ने लिखने से पहले बोलना सीखना अगर ये पार कर लिया, तो ये सबसे छोटी पगडंडी है। ये कथन किटसन का है। किसका है? किटसन का। अगर आपसे पूछा जाए सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सस्वर वाचन जो करवाया जा रहा है उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त साधन हो सकता है आदर्श वाचन। क्या हो सकता है? आदर्श वाचन। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, टीम शिक्षण की, इकाई योजना की, या विस्तृत पाठ की? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न वास्तव में बढ़िया है। ये कुछ प्रश्न बनाए थे और छांटे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। बताओ, देखें, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। किस चीज की व्यवस्था करते हैं हम लोग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए? तो वो हम करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की, माइक्रो टीचिंग की। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति, या फिर केवल अभिव्यक्ति? तो इसका उत्तर आपने अगर दिया है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति, तो बिल्कुल सत्य दिया है। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, मतलब ग्रहण करने में त्वरितता, ज्यादा समय पढ़ना, या पढ़ने में मन लगाना? यह भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें भी मैंने एक इससे संबंधित एक प्रश्न और लिया था, लेकिन खैर अगले क्लास में देखेंगे। मतलब अर्थ ग्रहण में अगर आप त्वरित जल्दी से समझ में आ रहा है तो मौन वाचन भी तीव्र गति से होगा। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण का सही ज्ञान करवाकर, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का जो है वो ज्ञान कराकर, या फिर उक्त सभी प्रकार से किस प्रकार से करवाया जा सकता है? बताओ। देखें, आप जब भी भाषा यानी दक्षता मतलब कौशल का विकास करवाओगे, तो शुद्ध उच्चारण, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान और शब्द रचना का ज्ञान, तीनों चीज उसमें जो है वो होती है, यानी उक्त सभी प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो ये आपके 115 क्वेश्चन थे इन टॉपिक से। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन पूरे 150 करके वो टाइम ज्यादा वेस्ट करें। हमें मूल्यांकन करना है। जो भी टॉपिक आपको दिए जाएंगे उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे जाएंगे। 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, और कल का पेपर होगा उसमें थोड़ा और विशेष ध्यान देंगे कोई रिपीट नहीं हो। और जो भी 100, 125, कभी 110, कभी 15, लेकिन ये प्रश्न अच्छे होंगे कि आपका मूल्यांकन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप इसमें से कोई 2-4 प्रश्न आपको नहीं आते हैं, बाकी अगर आपको आते हैं, तो आप बहुत बढ़िया रिवीजन कर रहे हैं। देखो, जीके का 40 डेज रणनीति चल रहा है, अगर आप इसको ही फॉलो कर लो ना हिंदी में, तो भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपके वैसे भी है।
है ना। तो बढ़िया पेपर दो, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जो राजस्थान का सबसे सस्ता बैच, सबसे ज्यादा उपयोगी बैच और सबसे ज्यादा फायदेमंद बैच होगा, क्योंकि इसमें बार बार पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। रीट के बैचेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। रीट के बैचेस भी बहुत जल्द, हम जीके हिंदी का एसएसटी के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो धैर्य रखें, बहुत जल्द स्टार्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन। कल के टॉपिक जो हैं वो भी टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।